जैकी जी से कैसे संबंध है अब आप? नहीं, हमारी छात्र जीवन से कभी उनसे दुआ सलाम नहीं। अच्छा, आप लोगों में बीच में इतने कटुता कैसे? हम दुश्मन नहीं है किसी समाज के, हम दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मनी है। मुझे याद है उन्होंने इतनी जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा था, बोले चाचा क्यों नहीं कहा इनको। कि आदित्य भैया ब्राह्मणवादी नेता है, मजबूरी में श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगाना क्यों जरूरी था? ददुआ की मूर्ति लगाई गई आपके खागा क्षेत्र में। अगर तुलना हम ददुआ की श्री प्रकाश से करें तो श्री प्रकाश का बहुत बहादुरी का छोटा सा कैरियर था। ददुआ का अत्याचार का, अन्याय का, बलात्कार का, लूट का, अपहरण का, वसूली का बहुत लंबा कैरियर था। हम तो थोड़ा जानते भी हैं, जो कि 20वें के दिन जुड़ा रहा, थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था 10-15%। अच्छा। राकेश सचान जी हमसे जूनियर थे एक साल। अच्छा। हम साथ पढ़ते थे। मगर हम भाषण देते देते फिर इतना गर्म खुदी हो जाते थे कि तुरंत जो है उछा सर में बांध के कूद जाते थे और निपट लो। ठीक उछेड़ दे तो हम गिर गए। फिर कितनी लाठियां पड़ी हम लोगों के ऊपर पता नहीं। अच्छा। बहुत लाठियां खाई, पुलिस अरेस्ट करके थाने ले गई। हमने कहा हम स्टूडेंट लीडर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, दरोगा जी बेंच लगवाइए, हम इसमें बैठेंगे। वहां भी नौबत ये आ गई कि फिर लाठी चलेगी। अब वो सिलाई की बात मत करिए, वो सब लोग रखते थे अपना अपना सामान। बात कैसे कर रहा है, जैसे दोबारा उन्होंने कहा उठे, हमने एक कंटाप मारा तो वो गिर गया एक मेरे कंटाप में। बड़ा शरीर बना, बहुत जबरदस्त था। इसके बाद फिर बाकी काम हमारे साथियों ने किया, भगदड़ मच गई। बहरहाल कोई काम यानी कुटाई, गोलियां चली उसमें देता, और इसका जवाब मैं दूंगा। उस दिन मैंने तय किया कि मुझे अब यहाँ की राजनीति करनी है। माना है कि इतना लग जाता है एक चुनाव में विधायकी के। अब 2-3 करोड़ तो लग ही जाता है। या उनका पंचा जोड़ने वाले लोग हो, और मैं खानदानी आदमी हूँ, मुझको चोर मत बताओ, तुमसे बड़ा चोर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। साध्वी जी ने हमारे ऐसे कंधा थपथपा के कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और आप चिंता मत करिए। अच्छा, किसने षड्यंत्र रचा? आप? कई लोग थे उसमें। हालांकि हमारा समाज उतना कट्टर हम बना नहीं पाए आज तक, लेकिन मेरा प्रयास रहता है। राजेंद्र पटेल, नो कमेंट। तेवर में तूफान, बातों में धार, और सियासत में है जो दमदार। आज है हमारे साथ पूर्व विधायक आदित्य पांडे जी। नमस्कार। तो शुरू में इससे करना चाहूंगा कि आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा कहते हैं अग्रेसिव हैं, इसका क्या कारण है? ईमानदार होता है जो अंदर से, उसको किसी की गद्दारी बर्दाश्त नहीं होती। जो गद्दार होते हैं उनको गद्दारी बर्दाश्त हो जाती है। मैं ईमानदार हूँ, जिसके प्रति भी हूँ ईमानदार हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मेरी नाराजगी प्रकट होती है। क्योंकि कई वीडियो देखे गए, कई जगह आपको देखा गया, तो आप आक्रामक हो जाते हैं। ये आक्रामक नहीं, जवाब देने की आदत है। स्वाभिमानी परिवार से हूँ। हमारे बुजुर्ग फादर बाबा बड़े जमींदार थे, और वो जमींदार थे जो पंडित खैर प्रसाद पांडे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंके थे, और उन्होंने फतेहपुर कचहरी में जज को डंडा मारा था। वो एक लौते जमींदार थे उस जमाने के। पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी हमारे बड़े किसान थे और कांग्रेसी थे, कांग्रेसी विचारधारा थे उनकी, और उस समय एमएलए बनाते थे वो। अच्छा। बालराज जी, प्रेमदत्त जी, और वो आपके किशनपुर से विधायक होते थे इंद्रजीत कोरी जी, ये हम लोगों के आते थे। हम लोगों से एक टीम थी हमारे फादर के उस ज़माने में, जिसमें लाला कैलाश नाथ श्रीवास्तव, हमारे फादर श्री विपिन बिहारी पांडे, टिकरी मनोटी का मुन्नू शुक्ला, और राम सनेत तिवारी जी इत्यादि एक बड़ी टीम थी कांग्रेसियों की, जो इलेक्शन लड़ाते थे और प्रभावी तरीके से लड़ा के जिताते भी उस जमाने में। तो आप तो देखते रहे होंगे आपके बचपन में, जब आप छोटे रहे हैं, तो ये सब माहौल देखा, उसी का असर रहा
कि अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे शुरू से, और राजनीति तो ब्लड में थी। जब मौका मिला तो मैदान में कूद गए। अच्छा, जब आप छोटे थे तो जब आप देखते थे टीम रहती थी, आपने बोला विधायक बनवाते थे आपके पिताजी जी, तो बड़ा तगड़ा माहौल रहता रहा होगा, कई तरह के किस्से रहते रहे होंगे, है बहुत। ना? तो कोई किस्सा आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जो किस्सा- मजेदार हो? किस्सा क्या है कि ये लोग उस जमाने में साधन नहीं होते थे, तो खड़खड़ों में चलते थे। खड़खड़ माने? वो घोड़े वाला नहीं अच्छा होता अच्छा था, अच्छा, तांगे तांगे। तांगा, वो ऊंचा सा होता था जो, तो वो हायर किया जाता था जहानाबाद से, मेढ़ा पार्टी से, और एक ही बस चलती थी जो चांदपुर फतेहपुर, चौडगरा से, जहानाबाद से चौडगरा, चौडगरा से फतेहपुर जाती थी। तो इन लोगों का ये था कि एक साथ रहते थे। अगर हमारे गांव में आ गए तो हमारे गांव में ही एक हफ्ते उनका राजनीतिक मूवमेंट, खाना पीना चलता था। जजमुइया पहुंच गए, वहां भी वही चलता था। जहानाबाद मनोज शुक्ला जी के यहाँ पहुंच गए, वहीं चलता था। टिकरी मिनोटी पहुंच गए, बिंदकी पहुंच गए, ये एक तरह से उनका चलता रहता था। तो हम बचपन में फादर हमारे कभी कभी हमको ले जाते थे अपने साथ। नवाबगंज कानपुर में कैलाश श्रीवास्तव जी का घर था, तो छोटे थे बचपन में। तो हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद कैलाश नाथ जी का जो अंगोछा था वो हमने अपना लपेट लिया। खादी का होता था, मोटा सा सफेद नीली धारी का। तो पीछे से उन्होंने खींच दिया हमको। बाकी राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब स्वर्गीय हो गए शिव कुमार पांडे जी, इनका भी हमने कठिन समय देखा। हमने देखा कि इलेक्शन में ये इन लोगों के पीछे जीप में बैठते थे। अच्छा। और उस समय जब जीप चलती थी इलेक्शन में, तो पीछे वाला बिल्कुल धूसरित हो जाता था, धूल से सना हुआ। हमने वो दौर भी देखा। और शिव कुमार पांडे जी फिर बहुत प्रभावशाली पत्रकार और नेता बने फतेहपुर में, पहचान उनकी बनी। तो इन लोगों की एक टीम थी जो नेता पैदा करती थी। कभी ये लोग नेता खुद बनने की कोशिश नहीं किए, ये लोग नेता पैदा करते थे, शौक था। और प्रेमदत्त तिवारी जी जब भी चुनाव लड़ते थे, जहानाबाद से कई बार लड़े, तो हमारे घर से ही रह कर इलेक्शन लड़ते थे। आपका तब इंटरेस्ट रहता था, जैसे आपके पिताजी लेके जाते थे तो? हाँ, इंटरेस्ट रहता था, साथ में घूमने का, टहलने का इंटरेस्ट रहता था, तभी तो ले जाते थे। कुछ सिखाया उन्होंने? कुछ याद है कि राजनीति में ये सीखना बहुत जरूरी? नहीं, राजनीति में वो राजनीतिक थे ही नहीं। बताया ना कि वो राजनीति कराते थे। खुद उनकी एक टीम थी जो लोगों की मदद करते थे, और एक जमींदारों का ग्रुप था जो लोगों को राजनीति कराते थे, सिखाते थे। और गरीब कमजोर की लड़ाई भी लड़ते थे। पहचान थी उनकी जिले में। जो एमएलए बनाता होगा तो उसकी जाहिर अधिकारी मानते होंगे। बाकी कभी उन्होंने राजनीतिक थे नहीं। उन्होंने कभी उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ सच्चाई ईमानदारी सिखाया। और जैसे लोग कहते हैं कि साहब बुजुर्ग थे और बड़ा जुर्म करते थे और बड़ा जातिवाद था। मुझे याद है हमारे यहाँ एक कहार परिवार था, कश्यप। तो बहुत सारे लोग होते तो घर में खाना नहीं बनता, खाना बाहर बनता था। तो उनकी जिम्मेदारी रहती थी। राम प्रसाद कश्यप थे, उनको प्रसाद चाचा कहते थे। एक बार हमने उनको उन्हीं लोगों की देखा सीखी राम प्रसाद बोल दिया। अच्छा। मुझे याद है उन्होंने इतनी जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा था। बोले चाचा क्यों नहीं कहा इनको? हम उन्हीं की नकल में कह दिए थे। ये संस्कार थे कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी भी था उसको भी चाचा बाबा कह के ही पुकारने की शिक्षा थी। ये लोग आज कह देते हैं कि साहब वो तो ऐसा होता था, फलाने ऐसा करते थे, ये जुर्म होता था और जातिवाद था। तब जातिवाद नहीं था, जातिवाद आज पैदा हो गया है। दबंगई फिर भी रहती थी थोड़ा? दबंगई तो थी ही, खानदानी थी, खानदानी थी, लेकिन दबंगई अच्छे के लिए थी, गलत के लिए नहीं थी। हमारे बुजुर्गों ने भी किया, हमने भी वही किया। हमने भी, आप उठा के देख लीजिए, मेरा 25 साल का राजनीतिक करियर फतेहपुर जिले का है। इसके पहले 10 साल का हमारा छात्र जीवन का राजनीतिक करियर कानपुर का है। किसी गरीब आदमी से हमारी लड़ाई नहीं हुई होगी। हमारा संघर्ष और लड़ाई जिससे हुई होगी वो निश्चित ताकतवर होगा।
अन्याय होगा। अच्छा, इसी से बात चली जातिवाद की, तो आप पर लोग एक और चीज कहते हैं कि आदित्य भैया ब्राह्मणवादी नेता है। मजबूरी में बताया ना कि हमारा परिवार कभी जातिवादी नहीं रहा, लेकिन जब हम संयोग से राजनीति में उतरे यहाँ तो हमने देखा बड़ा जातिवाद है। हमें भी लगा कि अपने समाज को संगठित करना कोई बुरी बात नहीं है। हमने समाज को संगठित किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसको जातिवाद मैं नहीं मानूंगा। मैं जातिवाद के खिलाफ अपने लोगों को मैंने समझाया कि भाई अगर संख्या बल और जात के आधार पर ही सब कुछ मिल रहा है इस लोकतंत्र में, तो फिर हमको भी एक प्लेटफार्म में आना चाहिए। एक प्लेटफार्म में आके अपने हक, हकूक, अधिकार, राजनीतिक करियर, सामाजिक करियर के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने काम किया, आज भी कर रहे हैं। तो उस हक के लिए श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगाना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था, उसी दौर में आपको याद होगा वहां पर ददुआ की मूर्ति लगाई गई आपके खागा क्षेत्र में जी। अगर तुलना हम ददुआ की श्री प्रकाश से करें तो श्री प्रकाश का बहुत बहादुरी का छोटा सा कैरियर था। ददुआ का अत्याचार का, अन्याय का, बलात्कार का, लूट का, अपहरण का, वसूली का बहुत लंबा कैरियर था। लेकिन उसकी मूर्ति उस दौर में वहां लगाई गई, और लगाई ही नहीं गई, तमाम राजनीतिक दलों के नेता वहां गए, प्रणाम किया उस अत्याचारी को। मैं तो धन्यवाद कहता हूं बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एसटीएफ लगा करके, बहादुर पुलिस अधिकारियों को लगा करके उस अत्याचारी का वध करने का काम किया। तो जवाब जब मुझे ऐसा मिला, हमने कहा जब राजनीति में ऐसा भी मौका लोगों को मिल रहा है और उसको राजनीतिक लोग तूल दे करके वहाँ माला फूल चलाने जा रहे हैं, तो मैंने कहा श्री प्रकाश शुक्ला की भी लगानी चाहिए। हमारे समाज का बहादुर आदमी था, भले ही वो अपराधी था, लेकिन बहादुर तो बहुत था। नहीं, बहादुर होना, कोई आर्मी में बहादुर है, कोई पुलिस में बहादुर है, वो अलग चीज है, लेकिन कोई आपराधिक क्षेत्र में वो हमारा एक जवाब था, लगाई तो नहीं हमने जी, वो एक जवाब था। इसलिए कि इस विषय पर सोचें, लोग इस विषय पर सोचें कि ददुआ जैसा दुर्दांत अपराधी जात के आधार पर उसका मंदिर बना, मूर्तियां बनी, और जात के आधार पर लोग उसको पूजा करने जा रहे हैं। वो मेरा एक जवाब था। तो आपको क्या लगता है, हमारे आइडल चंद्रशेखर आजाद होने चाहिए कि श्री प्रकाश शुक्ला? नहीं, हमारे आदर्श चंद्रशेखर आजाद होने चाहिए और हैं। शहीद भगत सिंह हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, महाराणा प्रताप हैं। लेकिन एक जवाब था, मैंने कहा कि जवाब मैं दूं, इसका विचार हो। लगाई तो नहीं मैंने, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है श्री प्रकाश शुक्ला जी के लिए। नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि अपराधी बना इसलिए बना कि उसकी बहन को छेड़ा गया, उसकी बहन के साथ अभद्रता करने की कोशिश की, अपने स्वाभिमान से उसने शुरुआत की, और फिर जब अपराध में कोई कदम रख देता है तो फिर लौटता नहीं है। लौटना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि लोग उसको यूज करते हैं। लोगों ने यूज किया। विकास दुबे के लिए फिर क्या आप मानते हैं? नहीं, विकास दुबे अपराधी था और उसने बहुत हत्याएं की, और मोस्टली उसने ब्राह्मणों की ही हत्याएं की। हम तो थोड़ा जानते भी हैं, क्योंकि बीएसपी के दिन जुड़ा रहा, थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था 10-15%। अच्छा, उसी विक्षिप्तता में उसने ये कांड किया। नहीं तो प्रशासन से कोई लड़ सकता है जी। डिप्टी एसपी जा रहे हैं, पूरा प्रशासन जा रहा है। आपने सीधे किसी ने उससे कहा होगा कि साहब आपका इनकाउंटर करने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनका इनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, तो आप मिले हैं विकास दुबे से कभी? बहुत बार मिले, बीएसपी में था। तो कैसा, पर्सनालिटी कैसी थी, क्या था? दोहरा बदन था, हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच के 7 इंच के आसपास की, और बातचीत में बड़ा मृदु। अच्छा, बहुत मीठा, भैया कह के बात करना। अच्छा, अब हम चूंकि कानपुर छात्र जीवन से रह रहे हैं, बराबर मुलाकातें रही। तो बातों से नहीं लगता था कि ना, बातों से कोई जान ही नहीं सकता इतना बड़ा अपराधी। अच्छा, उस टाइम भी अपराध तो करते रहे होंगे, पुराना अपराधी? अपराध देखिए, उनका अपराध भी दबंगी का अपराध था। अच्छा, प्रॉपर्टी के झगड़े का अपराध था, वसूली का अपराध था,
डकैती का अपराध, चोरी का अपराध, बलात्कार का अपराध नहीं था। लेकिन हर मसले का हल मर्डर तो नहीं है। आप कितने लोगों को मारोगे? जी। ये गलती उसकी रही। सबसे पहला मर्डर उसने प्रिंसिपल थी जो कभी उसी कॉलेज के जिसमें वो पढ़ा था, उनका मर्डर किया जमीन के मसले में। फिर संतोष शुक्ला का मर्डर थाने के अंदर किया। फिर उसके अपने पारिवारिक जनों से भी विवाद रहा। अच्छा, इनका क्षेत्र कितना था? ये चौबेपुर क्षेत्र था। कहाँ ये लगते थे? इनका क्या नहीं, चौबेपुर मोस्टली लिमिटेड थे कि काफी बड़ा इनका क्षेत्र था? अपराध का दायरा होता है वो कहाँ तक था इनका? मोस्टली चौबेपुर क्षेत्र, कानपुर देहात पहले था, अब नगर में आ गया। चौबेपुर से बिल्हौर और फिर शहर लगा हुआ है। तब डिस्ट्रिक्ट तो कानीपुर है, तो कानपुर से लेके बिल्हौर मान लीजिए, कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं था। कुछ पॉलिटिशियंस ने और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी उसको सपोर्ट किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। सपोर्ट किया, उसी वजह से उसकी टीम थी। एक चीज थी कि वो अपने साथी के लिए सब कुछ कर सकता था। अच्छा, हाँ, लॉयल थे। लॉयल था। एक मसला हमारा ऐसा आया था, एक हमारा रिश्तेदार है, एडवोकेट भी है और भाजपा कार्यकर्ता भी है, तो हमारा रिलेटिव था, तो उसके मकान में एक स्कूल वालों ने कब्जा कर रखा था। वो आपसी सहमति से खाली करा लिया हम लोगों ने, और उस पर स्कूल का सामान जो है कहीं रखवा दिया गया। फिर वो स्कूल का सामान मांगने लगा, तो हमने कहा मुकदमे जो इसमें है उठा लीजिए और दायित्व छोड़ दीजिए, इसका मसला तुम सामान दे देगा। तो सिर्फ इनका फोन आया विकास दुबे का, वो भैया हमारा आदमी है। तो हमने कहा होगा तुम्हारा आदमी, अच्छा, उससे कह दो कि सामान हटा ले, सामान मिल तो हम सामान उसका सामान मुकदमे उठा ले तो हम सामान दिला देंगे। भैया फिर दिलवा दीजिए, हम उठवा देंगे। हम ना, हमने कहा पहले सामान, इसके बाद हम बता देंगे सामान कहाँ है, उठवा लेंगे। किया फिर उसने वही। अच्छा, हाँ, 2 दिन के अंदर मुकदमे उसने जो दायर किए थे किराएदारी के, वो उठा लिए और फिर सामान हमने उनका एक पारिक में रखवा दिया और बता दिया कि वहाँ सामान रखा है, उठा लो। तो कहा जा सकता है कि आपका और उनका भी मुकाबला हुआ एक बार है? हल्का हुआ। तो हल्का सा टेरर था उसमें, लेकिन हम टेरर में कभी आए नहीं। जातिवाद भी था? जातिवाद नहीं था, जातिवाद नहीं था। हमने एक बार कहा, हमने कहा तुम यार हमेशा ब्राह्मणों के इतना की हो। बोला क्या करें भैया, वो ब्राह्मण ही हमारे सामने आते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस तरह की बातें भी आप लोगों में होती? पूरा वही बताया ना कि बीएसपी में रहने के नाते तमाम मुलाकातें, सैकड़ों मुलाकातें हैं, लेकिन कभी हमारा व्यवसायिक संबंध या कोई संबंध किसी तरह का रहा नहीं। कलीग टाइप था कि मिलते थे, बातें हो जाती थी? नहीं, हमारा भी तेवर टाइप था, उसका भी था, तो कभी हमारा उसका बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुआ। राजा रामपाल जी थे बीएसपी में उस समय, जो सांसद रहे, वो भगवती प्रसाद सागर जो मंत्री भी रहे, विधायक रहे, बीजेपी में है, उनके ज़्यादा उस पर रहते थे। अच्छा, हमारा कानपुर में कोई बहुत ज़्यादा होता है, हम तो राजनीति फतेहपुरी करने लगे थे बीएसपी की, तो हमारी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी उसको। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे जी। कि अब कौन सी पार्टी में आप इस वक्त हैं? भारतीय जनता पार्टी में हूँ। बसपा छोड़ने का क्या कारण था आपका? देखिए, बसपा का काम और बसपा की जो सरकार में कानून व्यवस्था थी वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी थी। लोकतंत्र भी ठीक ठाक था, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पैदा कर दी लोगों ने जो अब नहीं है बीएसपी में, कि बहन जी को सही काम करने का, पार्टी को आगे ले जाने का जो मादा होना चाहिए उसको भ्रमित कर दिया, और बहन जी ने एक एक करके सबको पार्टी से बाहर कर दिया। अब मैं 22 का चुनाव लड़ा था बीएसपी से, एक भी मीटिंग किसी भी समाज के किसी भी नेता की हमारी विधानसभा में नहीं हुई थी। तब भी हम 40+ वोट पाए थे, 42,000। क्योंकि इनके पास नेता नहीं है।
सतीश मिश्रा से मैंने कहा, हमने कहा भाई आप ही मीटिंग कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हमको बहन जी ने रिजर्व सीटों में लगा रखा है। अच्छा। घाटमपुर आप आदमी लेकर के आ जाइए। हमका अजीब बात है, घाटमपुर आए, बोले बॉर्डर में लगवा लीजिए। तो हमने कहा अच्छा चलो मान लेते हैं, नौरंगा में मीटिंग लगवा देते हैं, अपने इधर के लोग 4-6 हज़ार लेके आ जाएंगे। फिर उनका फोन आया कि नहीं वो आप हेलीपैड बनवाइए और व्यवस्था वहाँ करिए। हमने कहा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और दूसरे जनपद में जाके हम व्यवस्था भाई साहब कैसे कर पाएंगे? हम चुनाव लड़ें या व्यवस्था करें? कहने नहीं करना जरूरी है। तो हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे, कैंसिल हो गया। तो उनके पास अब जो राजनीतिक जो मनोहर कांशीराम साहब ने बनाया था वो सब खत्म हो गया है। नेता नहीं है, पसंद लोग कर रहे हैं लेकिन नेता नहीं है। तो नेता के साथ ही तो आदमी चलता है। आज मुझे बड़े मुंह बात नहीं बोलनी चाहिए, आदित्य पांडे अगर किसी जनपद में, फतेहपुर में और बगल में कानपुर में, हमीरपुर में अगर निकल पड़ेंगे तो ऐसा नहीं है 10 से लेकर के 10,000 आदमी तक आदित्य पांडे जोड़ सकते हैं। लेकिन अब वही समस्या वहां है कि वहां न तो मतलब किसी जात का नेता ही नहीं बचा है, न तो बैकवर्ड का नेता बचे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है क्या मायावती जी को? नहीं, मायावती जी क्यों ब्लैकमेल करेगी? कोई कागज वागज दबाया है ईडी? ना ना ना, क्यों करेगी? भाजपा क्यों ब्लैकमेल करेगी? भाजपा अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है। नहीं, काफी ज्यादा इनएक्टिव है ना मायावती जी पॉलिटिक्स अब इनएक्टिव है, देखिए बड़े नेताओं की बात है, क्यों इनएक्टिव है हम लोग क्या जानेंगे। अरे आप तो जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो एक फतेहपुर जनपद के छोटे से जो है कार्यकर्ता हैं और हम इन सब चीजों के बारे में क्या जान सकते हैं। चलिए, आप बताना नहीं चाहते, बात अलग है। नहीं, बाकी आप जिले तक तो आप सीमित नहीं है, सबको बताएं। अच्छा, बात करेंगे कि कहाँ पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? मैं तो अपनी डिग्री की पढ़ाई डीबीएस डिग्री कॉलेज, स्कूल से शुरू करते हैं। गांव में मेरा प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पढ़ा। इसके बाद 2 वर्ष जूनियर में कृषक जूनियर हाई स्कूल बिजौली, बगल में ही है हमारे गांव के। और फिर 8th पढ़ा जनता इंटर कॉलेज पाराधनई। उसके बाद बलदेव इंटर कॉलेज अमौली। हाई स्कूल पढ़ा सधारी लाल इंटर कॉलेज बुढ़वा। राकेश सचान जी हमसे जूनियर थे 1 साल। अच्छा। और साथ पढ़ते थे। और माननीय मंत्री जी के जो फादर थे उदयनारायण सचान जी, वो हमें साइंस पढ़ाते थे। अच्छा। इसके बाद फिर हम बलदेवगढ़ इंटर कॉलेज से पास करके फिर डीबीएस डिग्री कॉलेज में चले गए, बीए किया। और बीए के बाद सेकेंड ईयर में ही हम वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ दिए। पहला इलेक्शन 9 वोट से हम पराजित हो गए, लेकिन इसके बाद दूसरा इलेक्शन आया तो हम प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे और वहाँ पर पुलिस वर्ष से छात्रों का संघर्ष हुआ। ये 84 की बात है। उसमें हमारे साथ 17 लोग बंद हुए थे, 36 लोगों को मुकदमा लगा था। अब हम लोगों ने थाने पे तोड़फोड़ कर दी थी, अरेस्ट हुए थे और जेल गए थे। फिर बाद में सब छात्र राजनीति का मसला, मुकदमे वापस हो गए, सब ठीक ठाक हो गया। एमए वहीं से पास किया हमने। जब इंटर में थे, स्कूल में थे, तब अभी जब आप अभी ज्यादा अग्रेसिव हो तब तो पता नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा तेज थे। बताया ना कि उसी वजह से वहाँ पुलिस छात्र संघर्ष हुआ, सब लोग जेल गए। यहाँ जब पढ़ते थे बलदेव इंटर कॉलेज में भी, तो यहाँ भी संघर्ष होता था। यहाँ किससे संघर्ष होता था? बस मैनेजमेंट से। लड़कों से नहीं होता था? आप नहीं, लड़कों से नहीं होता था। अच्छा, लड़ाई वड़ाइयाँ हुई कि नहीं स्कूल में आपकी? कभी नहीं लड़कों से हुआ है। अच्छा, टीचर से? हमेशा मैनेजमेंट से, और टीचरों से भी नहीं। कुछ टीचर, अच्छा। एक हमारे टीचर थे डिग्री में, नाम मैं भूल गया उनका, त्रिपाठी जी थे। वो हमें बहुत पसंद करते थे, इंग्लिश के टीचर थे और पांडे बाबा कह के बुलाते थे। और जब जाएं तो बड़ा पकअप करते थे, अलग ज्ञान भी देते थे। उनकी एक शिक्षा मैंने जीवन में उतारी और सक्सेस भी रहा।
उन्होंने कहा यार पढ़ा लिखा आदमी हो और तुम्हें उससे काम कराना हो तो उससे गंवारपंथी की बात करो, तुरंत काम करेगा और तुम्हें कहे कि जल्दी फुर्सत होकर जाओ यहाँ से। तो कहीं गंवार आदमी हो तो उससे बहुत शिष्टाचार से बात करना। और ये मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ, दोनों चीज़ें जस्टिफाइड होती हैं। तो उसका आप ये उसका जो आपको शिक्षा मिली उसका आप वो क्या नाम है उपयोग यहाँ करते हैं प्रशासन से काम कराने में? प्रैक्टिकल है वो, आप भी करके देखिएगा। अच्छा, हाँ, सक्सेस मिलेगी आपको। नहीं देखा भी है मैंने जी। जैसे कोई कम पढ़ा लिखा आदमी उससे आप प्यार से बोलेंगे या कुछ भी कहेंगे, अगर उसको सम्मान देंगे तो काम तुरंत कर देता है, तुरंत कर देगा। अच्छा, तो फिर कॉलेज पे फिर पॉलिटिक्स की ओर आप कैसे आए? पॉलिटिक्स में आना हमारा एक संयोग है। 1993 में, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम, नहीं मैं कॉलेज के छात्र संघ चुनाव की बात कर रहा हूँ, वहां कैसे आप उतरे छात्र संघ चुनाव में? बस ऐसे देखा पहुंच गए, दोस्त बन जाते हैं। जब बने तो दोस्त हमारे पीछे चलने लगे, मतलब हमको नेता थोड़े लोग मानने लगे तो बस धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लोगों ने कहा लड़ना है तो लड़े। तो तब के चुनाव तो बड़े दमखम वाले होते थे, कानपुर वाले भी, दमखम वाले। कुछ उसका किस्सा भी सुनाएंगे आप हम लोग को? अब किस्सा उसी का सुना दें जो 85 वाला इलेक्शन था, पूरे कानपुर विश्वविद्यालय के चुनाव पोस्टपोन हुए तो उस झगड़े से। तो हम गए वहाँ, तो लोगों ने बताया कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने, और पुलिस लगा दिया है प्रिंसिपल मैनेजमेंट ने। तो वहाँ एक गेट के बगल में ही चबूतरा होता था जिसमें खड़े होकर हम लोग संबोधन करते थे या प्रिंसिपल वगैरह संबोधित करते थे। तो उस पर गए, उस पर खड़े होकर हमने, एक पुलिस लगी हुई थी, उस पर गर्मा गर्म भाषण दिया। और गर्मा गर्म भाषण देते देते फिर इतना गर्म खुटी हो जाते थे कि तुरंत जो है अंगूछा सर में बांध के कूद जाते थे, और निपट लो। वहीं से शुरुआत हो गई। जैसे हम आए कि अब निपट लो, निपटा लो। उस समय एक और नेता है, राकेश सचान के कोई प्रतिद्वंदी रहे, अब तो नहीं है, विजय सचान, उधर घाटमपुर ब्लॉक के हैं, वो भी साथ में थे। एक अनिल अग्निहोत्री जी थे, बड़े नेता थे। एक वेद प्रकाश पालीवाल समाजवादी थे, जनेश्वर जी के साथी हैं, जनेश्वर जी के साथ रहने वाले। तो कूद गए। अब ये लोग, अनिल अग्निहोत्री जी और वेद प्रकाश पालीवाल जी समाजवादी नेता थे, मना करें कि झगड़ा मत को, गोली चला देगी पुलिस। और हम लोग ईंटा पत्थर लिए और सैकड़ों आदमी दनादन उसके पीछे थाना था, थाने पे पहुंच गए। एक पागल टाइप का दरोगा था, सम यादव करके था कोई, वो पिस्टल निकाले सामने, सीधे मार दूंगा। लेकिन यहाँ कोई मारने वाला नहीं था। चलिए, खैर थाने आने में बहुत ज़्यादा पथराव हुआ, थाने पुलिस के परिवारजन भी घायल हुए, पुलिस भी घायल हुई। इसके बाद हम लोग सब भाग लिए। हमारी बुलेट कॉलेज के अंदर खड़ी थी। अच्छा। तो एक लड़का था फैजाबाद का, बजरंग बहादुर सिंह, वो नाम भी उसका था और बड़ा लंबा चौड़ा सा था। हमने कहा यार बजरंगी, तुम्हारी बाइक वो बुलेट निकाल लो धीरे से, हमको तो पहचान रहे हैं सब। तो वो गया, उसने बुलेट निकाल लिया, मैं निकाल आता। लेकिन उसी समय कुछ लोगों ने कहा कि यार कुछ लोग अरेस्ट हो गए हैं और चलिए धरना देना कचहरी में। तो हम उसी बुलेट से, और एक इस समय पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हिंदुस्तान के, राजवीर सचान, वो चौधरी नरेंद्र सिंह के परिवार के थे, वो हमारे पीछे बुलेट में बैठ गए। वहीं पढ़ते थे, वो साइंस के स्टूडेंट थे, मैं आर्ट का स्टूडेंट था। तो चाहते तो निकल आते हम लोग, लेकिन वो वक्त छात्र आंदोलन करना, सब लोग कचहरी पहुंचो। तो जैसे ही हम वहाँ से गाड़ी मोड़े तो देखा कि बहुत सारी पीएसी और पुलिस लगी हुई है रोडों पे। तो हमने अपने बुलेट एक गोविंद नगर के उस पर अंदर लिंक रोड में मोड़ दी। जैसे मोड़ी तो वहाँ भी पुलिस वाले लगे थे, चूँकि डाक खाना फूंक दिया था कुछ लोगों ने। तो उसने हमारे बुलेट के अगले पहिए में ऐसे वो लाठी घुसेड़ दी, तो हम गिर गए। फिर कितनी लाठियाँ पड़ी हम लोगों के ऊपर पता नहीं। अच्छा। बहुत लाठियाँ खाई। पुलिस अरेस्ट करके थाने ले गई। वहाँ पर अनिल अग्निहोत्री का सर फटा था, वो एक बेंच में लेटे थे। तो
वो तो नाटक करके बच गए। हमने सोचा हम क्या करें, सबको नीचे बैठा दिया। तो हमने कहा हम स्टूडेंट लीडर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, दरोगा जी बेंच लगवाइए, हम इसमें बैठेंगे। वहां भी नौबत ये आ गई कि फिर लाठी चलेगी। लेकिन फिर उन्होंने मंगाई बेंच और बैठाला हम लोगों को। ये वाकया है। इसके बाद पोस्टपोन हो गए पूरे यूनिवर्सिटी के इलेक्शन। हम एमए पास कर चुके 86 में, तो फिर अपना ठेकेदारी की राजनीति में आ गए। वो भी बाई चांस, हमारे एक दोस्त के भाई थे तो वो ठेकेदारी करते थे, उनका किसी से विवाद हुआ। नई सड़क के मुसलमानों को बड़ा आतंक था, तो उन्होंने हमसे कहा कि वो टेंडर नहीं डालने देते और आप चलिए आदित्य जी। तो मैंने चलो यार, दोस्त के भाई का मसला है। हम लोग उस समय छात्र राजनीति में तो जानते नहीं थे कौन क्या है, सब कुछ हम ही थे। तो उन्होंने कहा हम क्या करना क्या है। उन्होंने कहा कि ये बक्सा है, इसमें कोई टेंडर न डालने पाए। ठीक है, नहीं डालने पाएगा। तो मैंने कुर्सी रख के और ऐसे पैर ऊपर रख करके उसमें बैठ गए। हमारे जो साथी आते थे ऑफिस के बाहर बरामदे में खड़े हो गए 10-5 लोग, असलाह सहित। अब वो असलाह की बात मत करिए, वो सब लोग रखते थे अपना अपना सामान। इसके बाद एक आधे, हमें थोड़ा अलसा गया और आधे घंटे बाद 2-4 लड़के आए, वो सब मुस्लिम समाज के थे। तो उन्होंने कहा पैर हटा। बात कैसे कर रहा है। जैसे दोबारा उन्होंने कहा तो उठे, हमने एक कंटाप मारा तो वो गिर गया एक मेरे कंटाप में। बड़ा शरीर मेरा बहुत जबरदस्त था। इसके बाद फिर बाकी काम हमारे साथियों ने किया, भगदड़ मच गई। बहरहाल कोई काम यानी कुटाई, कोई उस पर टेंडर नहीं डाल पाया। अब हमको तो पता नहीं था कि हमने किससे झगड़ा कर लिया और कितना बड़ा काम हो गया यहाँ। अच्छा। उस जमाने में नई सड़क के बदमाशों का वहाँ आतंक था। नगर निगम के डीए में चंगू मंगू, यासीन खलीफा, इस तरह के बदमाश थे जो टेंडर दूसरे के लिए कराते थे कमीशन पे। वो थोड़ी ठेकेदारी करते थे, उनके नाम पर होता था। उस दिन के बाद ये हुआ नहीं कोई लड़ने वाला है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग आ गए। इसके बाद फिर बाद में उन लोगों ने हमसे समझौते का ऑफर किया। बहुत दिन तुमने समझौता किया नहीं, फिर समझौता हुआ तो उन्होंने कहा भाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, 5 टेंडर हमारे होंगे तो 5 आप लोगों के हो जाए। कहा ठीक है। इस तरह से उस लाइन में आए और फिर अच्छी सफलता मिली। 93 में हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, जैसे अभी लोग कुछ करते हैं खुराफात, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ लड़ा दें लोगों को। गांव में हमारे पारिवारिक झगड़ा करा दिया, गोलियां चली, उसमें हमारे परिवार का एक लड़का ख़त्म हो गया। उसमें हमारे भाई और भतीजों को इन्वॉल्व करा दिया गया, जबकि वो थे नहीं। थे उन्हीं के आदमी, लेकिन वो मौके में नहीं थे। उनकी पैरवी के सिलसिले में हम यहाँ आए। अच्छा। उस समय मदन गोपाल वर्मा जनता दल से जीते थे, तो हमारे परिवार के करीबी थी, तो उन्हीं के पास हम गए। तो हमको घर पे नहीं मिले, अमौली के पास एक गांव में बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मदद करिए इसमें। और ये हो गया बाई चांस, कोई आदतन जो है इरादतन हत्या नहीं हुई है, और इस पे मदद करिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें आपके भाई साहब प्रधान जी ने बड़ा गलत किया है, और नौजवान लड़का था उसका मर्डर करा दिया। तो हमने कहा ये आपको कहना शोभा नहीं देता। अच्छा। क्योंकि आपके लिए ही वो लड़ते रहे हैं हर इलेक्शन में, आपको शोभा नहीं देता, और इसका जवाब मैं दूंगा। उस दिन मैंने तय किया कि मुझे अब यहाँ की राजनीति करनी है, और मैं सोच विचार कर रहा था कैसे कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि मेरा छात्र जीवन जो है कानपुर का और व्यावसायिक जीवन कानपुर का हो गया, तो मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क फतेहपुर का था नहीं। तो एक दिन अचानक हम जा रहे थे लखनऊ, तो रास्ते में स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हो गई। नवाबगंज में जाम लगा था, और एक छात्र नेता था राकेश रावत, उसी के यहाँ हम भी बैठे थे, तब तक ये भी पहुंच गए। वहीं चर्चा शुरू हो गई। तो मैं उस समय बहुत नफरत करता था बीएसपी से, क्योंकि ये लोग मतलब सवर्ण समाज को गालियां देते थे मंचों से, भगवान राम और उनका अपमान करते थे, तिलक तराजू और तलवार। हाँ, ये सब तमाम चर्चाएं थी। तो हमने उनकी तरफ मुंह भी नहीं फेरा, मैं मतलब देखा भी नहीं, मुंह फेर के बैठ गए।
उन्होंने ये टोका कि ये कौन है। हमारे व्यक्तित्व से उनको प्रभावित हुए होंगे तो परिचय हुआ। तो फिर जो सामने कोई बैठा है टोंक रहा है तो भाई नमस्कार हो गया। हम उस समय कांग्रेस में थे और युवा कांग्रेस में हम ज्वाइंट सेक्रेटरी थे प्रदेश के। परिचय हुआ तो उन्होंने ऐसे कहा कि अरे पांडे जी आइए, अब तो भी सवर्णों को भी बहन जी ले रही हैं, मनोहर साहब आइए, आपको इलेक्शन लड़ाएं। हमने उसको बहुत डीपली नहीं लिया। चाय वाय पी गई, जाम खुल गया, वो भी लखनऊ चले गए, हम भी लखनऊ चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि यार हमको एक असलहा लेना है, पिस्टल कोई दिलवा दीजिए, कानपुर बड़ी मंडी है। तो हमने कहा हमारे एक परिचित हैं, वो अपना बेचना चाह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो 4-6 दिन बाद वो आ गए फोन करके उनको हमने दिलवाया। वो दिलवाने के बाद कटसी में हमने कहा चाय पी लीजिए, तो हमारे यहाँ चाय वाय पिए। तो बोले लखनऊ आइएगा तो मिलिएगा। हम लखनऊ गए थे किसी काम से, तो दारुल सभा के बाहर उठ कर आ गए हमको। बोले अरे आइए आइए पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा कहीं नहीं जा रहे, कुछ काम से आए हुए हैं। तो अपने उसमें ले गए दारुल सभा के आवास में, वो MLA थे उस वक्त। तो बोले भाई आप बना लीजिए पुराने में, मिलवा दें बहन जी से। मैंने कहा बहन जी से क्या करेंगे भाई साहब, हमको भी SP में नहीं रहना। कहने अच्छा चलो मिलवाते हैं, तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा। तो उन्होंने हमको अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधे बहन जी के पास ले गए। बहन जी ने पूछा मुझे, बहन जी एकदम से बोली कि फतेहपुर पार्लियामेंट लड़ोगे? अब मैं फतेहपुर प्रॉपर फतेहपुर तो शायद 10-5 बार तब तक गया था। ये हमारा जहानाबाद कानपुर नजदीक का रहता है। तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें ऊपर से नीचे फेंक दिया हो। सोच भी नहीं सकते थे। कभी प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा हमने कभी। हमारे परिवार के लोग निर्दलीय होते थे, निर्विरोध। तो हम चुप रह गए। बोले क्या सोच रहे हो? हमने कहा भाई सोच के बताएंगे। तो उनका अच्छा ठीक है, हम भी संगठन से बात करेंगे। संगठन लोग नाराज हो जाते हैं, मगर पूछे उनसे अगर कोई डिसीजन ले लो तो। बात आई गई, खत्म हो गई। इसके बाद स्वामी प्रसाद जी ने कहा कि तुम विधायकी की तैयारी करो, हम तुमको टिकट दिलाएंगे। स्वामी प्रसाद जी का एटीट्यूड उस समय अच्छा था, बाद में इनका परिवर्तित हो गया है, ये सनातन विरोधी हो गए। नहीं पहले अच्छा था, मेरे लिए तो बड़े मददगार रहे। अभी कैसे संबंध है आपको उनसे? अब तो मुलाकात कम होती है, हम खुद नहीं जाते हैं, क्योंकि तो विचारधारा का अंतर हो गया। हम जिस दल में हैं उसकी विचारधारा सनातनी है। मतभेद है ना, मनभेद थोड़ी। नहीं मनभेद बिल्कुल नहीं है। कभी मिल जाएंगे आमने सामने तो दुआ सलाम भी होगा, नमस्कार भी करेंगे, लेकिन विचारधारा का फर्क हो गया। तो जो विचारधारा का फर्क हो जाए तो मुलाकात का कोई बहुत मतलब नहीं रहता। हम सनातनी हैं, जन्म से हैं, अभी भी हैं। भाजपा माँ के और कट्टर हो गए हैं, और वो सनातन विरोधी देते हैं जो भी कारण हो। तो इस तरह से हमारा 2002 में टिकट फाइनल हुआ। वहाँ टिकट कटता जुड़ता रहता है। टिकट हमारा इलेक्शन के 15 दिन पहले कट गया। अच्छा। और एक नरेश उमराव थे कुर्मी, उनका हो गया। 15 दिन बाद स्वामी प्रसाद जी हमको दिल्ली ले गए और वहीं सिंबल दिलवा दिया। अच्छा। नज़दीकी लड़ाई में हम 269 रोड से आ रहे थे। उसमें हराने में बहुत बड़ी भूमिका उस समय जागरण के पत्रकारों की थी। क्या भूमिका रही, क्या ऐसा किया? फतेहपुर में मायावती जी की मीटिंग थी, वहाँ सारा मीडिया सामने था, होता ही है। वहाँ सबने अपने नेता का हमने भी सम्मान किया, बुके दिया, बुके दे के थोड़ा झुक के नमस्कार किया। कहीं कोई वीडियो नहीं, फोटो नहीं। लेकिन भाजपा के लोगों ने बदनाम करने के लिए अखबार में इन लोगों को मिला के मायावती के पैर छू लिए। ब्राह्मण समाज नाराज, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए। उस समय जय कुमार जी के इलेक्शन लड़ रहा था जहानाबाद से, भाजपा से। हम नजदीकी मुकाबले में 269 वोट से हार गए। भाजपा की तो जमानतें जब्त हुई थी 2002 में भी, 2007 में भी, 2012 में भी। लेकिन फिर हमको बुला करके बहन जी ने कहा कि आप तैयारी करिए, हम आपको साथ में भी लड़ाएंगे। और साथ में तो ब्राह्मण समाज खड़े हो गया था बचपन साथ। अच्छा, आपको क्या ये नहीं लगता कि ये सोच अब बदलनी चाहिए कि अगर आप पैर छू भी लेते मायावती जी का तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है? एक इंसान अपने से बड़ा जो गुरु है कोई भी है उसका सम्मान करना तो उचित है। देखिए, राजनीति में और नेता और अभिनेता
वहाँ तो मुसलमान भी पैर छूते हैं जी। जहाँ अभिनेता अभिनेत्रियों में जो फिल्मी जगत में, वहाँ तो मुसलमान भी पैर छूते हैं और मुसलमानों को भी लोग पैर छूते हैं। मुसलमानों को लोग पैर छूते हैं। राजनीति में और फिल्म जगत में इसका कोई बैन नहीं है, लेकिन जैसे 2002 में केवल हराने के लिए इसका उपयोग किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी में संघ ने और संगठन ने हिंदुत्व की बात की है, तो हिंदुत्व में सब कोई बराबर है। जो बड़े पद वाला है, तमाम कार्यकर्ता हम देखते हैं वो अपर कास्ट के हैं, पैर छूते हैं। तो आप क्या लगता है, गलत है कि सही है? नहीं, ठीक है, सही है, गलत नहीं है। उस समय के परिवेश में, आज से 25 साल पहले थोड़ा इसको बुरा लोग मानते थे, आज के परिवेश में तो इसको कोई बुरा नहीं मानता, और बुरा है भी नहीं। ये सम्मान देने का एक तरीका है। इससे कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के पैर छूने से उसकी एनर्जी कम हो जाती है या वो कुछ डिग्री नीचे चला जाता है अपने समाज में। हमें नहीं लगता है। ये सम्मान देने का तरीका है। सम्मान देने का तरीका ये भी है, ये भी है और ये भी है। चाहे जैसे करो, यहाँ से होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन आजकल यहाँ से सम्मान कम है, यहाँ से ज्यादा है। अच्छा, वापस आते हैं, जब आप कॉलेज पे थे तो कॉलेज पॉलिटिक्स पे उस समय कैसे, वोट का क्या सीन था कि जबरदस्ती डलवाए जाते थे या पूरा लोकतांत्रिक ढंग से पढ़ते थे? ना, इतने छात्र नेता खुद दबंग हुआ करते थे। आज छात्र तो खत्म हो गई है। उस समय तो सब जो है मुरैठा बांध के जाते थे और कट्टा चाकू कमर में होता था। किसकी मजाल है कोई किसी का वोट कैप्चर कर ले। अच्छा। हाथ जोड़ वोट मांगे जाते थे कि दीदी पैर छू के, पीछे दीदी से भैया से, अपने से 10 साल पूछे पैर छू के भैया वोट दे देना। अच्छा। ईमानदारी से इलेक्शन होता था। अगर कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ होता था तो मैनेजमेंट देखता था ज्यादा खूंखार आदमी अध्यक्ष हो जाएगा तो परेशान करेगा, तो मैनेजमेंट 10-25 वोट की व्यवस्था करा देता था। अच्छा, कैसे भूमिका इसकी क्या बनती थी? कैसे वोट इकट्ठा किए जाते थे अपनी ओर डलवाने के लिए? क्या जातिगत वाला किया जाता था, क्या रहता था? देखिए, ज्यादातर तो जातिगत ही रहता रहा होगा। नहीं, उस समय जात नहीं थी, जातिगत व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। हॉस्टलों में जा करके और घरों में जा करके लोगों से वोट मांगे जाते थे और लोगों में एक राजनीतिक चेतना थी, छात्र राजनीति। अब नहीं है कि लोग शुरू से ही लग जाते थे, लिस्ट ले आते थे बना के, हमारे क्षेत्र में आदित्य जी इतने वोट हैं, आदित्य भैया इतने वोट हैं, आज वहाँ चलना है, कल वहाँ चलना है, आज वहाँ मीटिंग कर लेते हैं। पढ़ाई नहीं होती थी, साल भर चुनाव की तैयारी होती थी। आज तो राजनीति को खत्म कर दिया है, छात्र राजनीति है ही नहीं। छात्र राजनीति पौधशाला थी जी। राकेश सचान जी छात्र राजनीति से निकले हैं, आदित्य पांडे छात्र राजनीति से निकले हैं, और भी जो लोग निकले हैं छात्र राजनीति उनमें, और जो चूहे के बिल से निकल के आ गए उनमें आप तुलना कर लीजिए। जनता के लिए काम करने की लालसा, अधिकारियों से लड़ने का तरीका उस समय के छात्र नेताओं का भिन्न था, और आज जो बिल से निकल के आ रहे हैं उनका भिन्न है, फर्क है। इसीलिए नौकरशाही हावी है। चलिए वापस आते हैं जहाँ से हम लोग टॉपिक से हटे थे। 2007 फिर उस पे कैसे टिकट मिला, उसका क्या था? कुछ नहीं, 2007 में बुलाया गया, बोले आपको लड़ना, लड़िए। इंद्रजीत सरोज उस समय इलाहाबाद मंडल के प्रभारी थे, उनसे कहा कि आप लड़ाइए जा करके। तो इस बार वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आप नहीं गए टिकट के लिए? नहीं, स्वामी प्रसाद जी से हमारे निजी व्यवहार हैं, चूँकि हम समय का एहसान है उनके हमारे ऊपर, लेकिन इधर मुलाकात सालों से नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा था 2007 में आप उनके साथ टिकट के लिए नहीं गए? नहीं, उस समय तो वो तो थे ही पैरवी में। बाबू सिंह कुशवाहा स्वामी प्रसाद जी हमारे फेवर में रहते थे। अच्छा। एक जुगुल किशोर हुए थे, अब बीजेपी में हैं, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने कहा बहन जी वो थोड़े वोट से आ रहे हैं, लड़ा दिया जाए, उनका लड़ाई। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ क्षेत्र से रिलेटेड भी नहीं है, पार्टी से जिसमें आप अभी हैं उससे भी रिलेटेड नहीं है, ये धनंजय सिंह जी वाला क्या मामला था? ये अब की लोकसभा चुनाव में टिकट मिला, नाम वापस हुआ,
क्या प्रकरण था? आप ये बताया ना कि हम तो भैया फतेहपुर की बात पूछिए हमसे, हम जौनपुर की बात क्या जानेंगे, आपको पता था लखनऊ सारा। की बात क्या जानेंगे। आपको पता है, लेकिन देखिए आप धनंजय सिंह बाहुबली हैं, आप बताना नहीं हमारी चाहते। पार्टी में जो हम विधायक थे तब वो सांसद थे। हमारी कभी दुआ सलाम राम राम हुई हो तो हुई है, हम ज्यादा हमारा ठीक से परिचय भी नहीं, बहुत चक्कर। लेकिन आप राजनीति पर है तो आपको अंदर खाने की बातें तो पता ही रहती होंगी। अब जो राजनीति पर नहीं है, जो जानना चाहते हैं, जो आपको देख रहे हैं, कोई कमिटमेंट रहा होगा, कोई कमिटमेंट रहा होगा, आगे पता चलेगा। राजनीति में कमिटमेंट होते रहते हैं। अच्छा, कितना पैसा लगा 2007 के चुनाव पे? हमको नहीं पता, सब साथ वालों ने खर्च किया था, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, कितना लगता है आमतौर पर? वो वाला मत बताइएगा जो चुनाव आयोग बोलता है, असली वाला बताइएगा। नहीं नहीं, चुनाव आयोग को तो जो हम खर्च करते हैं अपने पास से वो शो करते हैं। जो हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग, हमारे दोस्त लोग खर्च करते हैं वो थोड़ी हमें पता नहीं होता, तो हम कहाँ खर्च दिखाएंगे। अच्छा, नहीं अपना नहीं, मैं कह रहा हूँ एक अंदाजा, जैसे आपको बताना है कि इतना लग जाता है एक चुनाव में विधायकी के। अब 2-3 करोड़ तो लग ही जाता है, 2-3 करोड़ तो लग जाता है सबका मिला के। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं 2012 में जी। उसमें हार क्यों हुई आपकी? 2012 में टिकट काट दिया था ना हमारा बीएसपी ने। हमारा नसीमुद्दीन से विवाद हो गया था। क्या था कारण विवाद का? कारण ये था कि एक सड़क हम जहानाबाद से फतेहपुर, जो प्लांट रोड बनी थी, पहली बार हाईवे बना था जहानाबाद से फतेहपुर वाया जुनिया, वो 62 करोड़ हम बहन जी से पास करा के लाए थे। बहन जी ने कई बार मना किया, लेकिन मैंने कहा हमारी वो हार्ट लाइन है, क्योंकि तब जहानाबाद से और वो जुनिया के आगे तक विधानसभा लगती थी, पूरा पश्चिम। अब तो ये हो गई है, तो पुराने परसिमन में तो वो एक वही सबसे बड़ी रोड थी। कई बार उन्होंने मना किया, थोड़ा नहीं मेरे पास पैसा नहीं है और कहाँ से कर दूंगी। तो तीसरी बार हमने उनसे करा, हमने कहा कर दीजिए बहन जी, बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने 62 करोड़ पास किया, चौड़ीकरण और प्लांट रोड बनाने। वो नसीमुद्दीन का डिपार्टमेंट था, तो नसीमुद्दीन के साले और ये छात्र शक्ति वाले, ये जो बलिया से विधायक हैं बसपा के, ये साझे में इनका चल रहा था। उसी समय लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, तो मैं मामूली से निकला तो राकेश सचान लड़ रहे थे 2009 का इलेक्शन। तो ये कह रहे थे कि देखिए थोड़ी थोड़ी गिट्टी डाल करके और करोड़ों रुपए हजम किया जा रहा है बसपा के द्वारा। तो मैंने कहा, मैंने देखा तो मुझे सही लगा कि 6 इंच उस पर गिट्टी पड़नी चाहिए कम से कम, और जो उसकी साइड में उन्होंने चौड़ीकरण खोदा था वो 4 इंच था। तो हमने कहा 6 इंच इसमें कैसे पड़ेगा, पहले 6 इंच वो पड़े, इसके बाद 4 इंच दूसरी गिट्टी पड़े, फिर 2 इंच ऊपर पड़े, तो इतनी खुदाई करो। तो उसको हमने मना किया, वो नहीं माना। तो दोबारा हम आए तो फिर हमने मना कर दिया। तो तिबारा फिर आए तो फिर भी वो काम कर रहा था। और फ़ोन आया, एक नाम नहीं लूँगा, वो भाजपा में है, एमएलसी थे, उनका फ़ोन आया हमको धमकाने वाला। तो हमने उनसे कहा कि देखिए माफियागिरी पूर्वांचल में आप करिएगा, ये फतेहपुर कानपुर इलाका है मध्य का, यहाँ माफिया नहीं है कोई, और न यहाँ माफियागिरी चलती है किसी की। यहाँ हर आदमी माफिया है, हर आदमी शरीफ है। और मैं तो चुनाव लड़ के एमएलए बन के आया हूँ, आप तो बैकडोर से आए एमएलसी, तो आप ये हमें हिदायत मत दीजिए। अब मैं काम वही होने दूंगा जो होगा उस पर। उन्होंने नसीमुद्दीन से कहा होगा, नसीमुद्दीन का फ़ोन आया, आप ये क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा भाई जायज़ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी तल्ख आवाज़ में कहा, नहीं मेरे क्षेत्र में आप दखल मत दीजिए, आप और जगह दीजिए जहाँ आपके समाज के मंत्री हों। हमने कहा एक बात सुन लो मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, मैं अपनी जहानाबाद का मंत्री हूँ। यहाँ हर विभाग में सही गलत जांचने के लिए जनता ने हमें चुना है, और मैं गलत नहीं होने दूंगा, और न होने मैंने दिया है किसी विभाग में। तो उन्होंने थोड़ा सा अब शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, तो शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तो फिर मैंने भी उसके जवाब में बड़ी तादाद में शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। हमने ये भी बता दिया उनको, उनका पंचर जोड़ने वाले लोग हो, और मैं खानदानी आदमी हूँ, मुझको चोर मत बताओ, तुमसे बड़ा चोर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। अच्छा,
बात ये आई बहन जी से कहूँगा, मैंने कहा मैं खुद बहन जी से कहूँगा। तो उन्होंने बुलाया हमको बड़ी मधुर आवाज़ में दूसरे दिन और बोले हम सबको सस्पेंड कर दे रहे हैं, वो आप सब बात ख़त्म करो। और हमने सोचा ख़त्म करो, अच्छी बात है, बड़ा नेता है, क्यों लड़ो इससे। लेकिन वो माइंड में बैठा के बैठ गया। और जब 12 में टिकट का नंबर आया तो उसने बहन जी से कहा कि दूसरा शेखर तिवारी कांड होने से बच गया है और बहन जी इसका टिकट काट दीजिए। हमारी पैरवी में स्वामी प्रसाद मौर्य और सतीश मिश्रा जी ने कहा मायावती जी से कि वहाँ जहानाबाद आदित्य पांडे ही जीत पाएगा, उसको दीजिए टिकट। उन्होंने कहा भी नसीमुद्दीन प्रतिष्ठा लगाए हैं और ईगो है, वो मान जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे स्वामी प्रसाद जी ने कहा कि आप जाइए मिल लीजिए, मैंने कह दिया है नसीमुद्दीन से। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, एक टिकट नहीं मेरे 10 टिकट कट जाए। और मैं नहीं गया, टिकट कट गया। टिकट भी लेके जो आया वो टिकट लेके आया जिसके भाई को हमने ब्लॉक प्रमुख बनवाया था, वो टिकट लेके आया जिसको मैंने बसपा का उपाध्यक्ष बनवाया था, वो टिकट लेके आया जिसको मैंने राजनीति का काका फतेहपुर में शुरू कराया था। नहीं तो ये तो स्वर्गीय अचल सिंह के क्लाइंट थे। अचल सिंह को टट्टी गुरु पैसा देते थे, बस राजनीति का काका हमने सिखाया। तो हमने कहा अब लड़ना जरूरी है। और उस समय निर्दलीय में भी मुझे 30,000 वोट मिला था, बीएसपी से इनको 40,000 मिला था। तो हमने वो साबित कर दिया था कि तुम बीएसपी का वोट लेके बैठे हो और हम अपने समाज का और अपना वोट लेके बैठे हैं। इसके बाद जैसे सपा की सरकार बनी, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया, मलवा में अविश्वास आ गया। हमारे यहाँ हमारी वाइफ थी तो अमौली में भी आया था विश्वास, आने के प्रयास चल रहा था। तो मीटिंग हुई फतेहपुर में, पप्पू तिवारी के हाथे में, ब्राह्मण समाज के सब लोग इकट्ठे किए गए, हम भी बुलाए गए। तो ये हुआ साहब मलवा विश्वास आया है और क्षत्रिय एकजुट हैं तो हम लोग भी एकजुट हो जाएं। मैंने वहीं एक ही बात मंच से कही, हमने कहा आपका ये चेतना मंच और ब्राह्मण समाज का संगठन उस दिन कहाँ चला गया था जब 2012 में इस जिले का कथित सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी आदित्य पांडे के खिलाफ भाजपा से मनोज शुक्ला, बसपा से समीर त्रिवेदी, कांग्रेस से वंदना शुक्ला, लोक जनशक्ति पार्टी से समवस्थी, ये वहाँ जाके उतर गए और वहाँ हमारी राजनीति को, ब्राह्मण राजनीति को खराब करने का काम किया। इसलिए अब कोई संगठन की बात मत करिए, जिसकी जो हैसियत है वो लड़े अपने स्तर से। उनकी 15 दिन में प्रमुखी चली गई। हमारे यहाँ प्रयास हुआ तो हमने कहा हमारे साथ डीसी सदस्य खड़े हैं, कैसे ले आओगे आप, जबरदस्ती किसी को करने नहीं दूंगा। एक बार थोड़ा सा प्रयास किया सपाइयों ने गुंडागर्दी दिखाने का, राइफलें तनी। उस दिन के बाद फिर काम खत्म हो गया। 2015 तक वाइफ हमारी ब्लॉक में रही और काम किया। फिर उसके बाद आते हैं आप भाजपा में आए जी। फिर उसके बाद भाजपा से आपका भाजपा में चूंकि हम बीएसपी से बाहर थे, बागी होके 12 में इलेक्शन लड़ गए थे, तो हमारे कोई दल नहीं था। तो 14 में साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे पास मदद मांगने आए, यहीं पर जहाँ बैठे हैं, और पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह साथ में थे। उन्होंने कहा इनकी मदद करो। तो इसी बरामदे में हम लोग बैठे थे, तो हमने कहा भाई मदद तो हम करेंगे, लेकिन राजनीति में लेना और देना दोनों होता है। तो साध्वी जी ने हमारे ऐसे कंधा थपथपा के कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और आप चिंता मत करिए। तो 2014 में हम पार्टी में न होते हुए भी आदरणीय साध्वी जी की हमने भरपूर मदद की। वो जीत गई। फिर हम पार्टी में ज्वाइन कर लिए। धुन्नी सिंह को ले गए, राजनाथ सिंह जी क्या मिलवाए दिल्ली में, उनके उससे फिर ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद सब चलता रहा। फिर राजनीति में ऐसा कि षड्यंत्र होता है, लोग बुरी बात बताएंगे टेलीफोन में, फिर आपको गुस्सा दिलाएंगे, आप लोग मीडिया वाले इंटरव्यू में बैठोगे, साइड से कैमरा लगा कर चोरी से भी रिकॉर्ड करोगे, ये सब होता है।
और हमारे और साथी जी के बीच में मतभेद पैदा करा करके और हमारा टिकट तय था। हम आदरणीय बंसल जी ने हमसे कहा था कि आपको लड़ाएंगे, जहानाबाद से आप साध्वी जी से मिल लीजिए। हमारी बहुत सफाई देने की आदत नहीं है। जब तक हमने अपराध न किया हो तो मैं सफाई नहीं देता, या मुझसे कोई पूछे या मैंने अपराध किया हो तो मैं सफाई दूंगा, नहीं तो जो हो रहा है होने दो। तो हमने सफाई नहीं दिया, ये मेरी गलती रही। सफाई दे देता तो मामला सॉर्ट आउट हो जाता, क्योंकि संघ के वरिष्ठ लोग हमको चाहते थे। तो बहरहाल नहीं हो पाया। जब टिकट नहीं मिला दिल्ली में, हमारा टिकट काट दिया गया। तो फिर उस समय चौधरी अजीत सिंह हमारे पुराने परिचित थे, तो उनको भी तलाश थी कि हमारी पार्टी से कुछ लोग लड़ जाएं तो हमारा सिंबल बचा रहे। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, बोले फतेहपुर में क्या हो रहा है? हमने कहा भाई कुछ नहीं हो रहा, हमारा तो टिकट कट गया। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, और उन्होंने 6 सिंबल हमको मारौली फार्म में अपने दिए कि जब खुद लड़ो दूसरों को लड़ाओ। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर है, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप लड़िएगा नहीं, आपको सम्मानजनक स्थिति में सरकार बनने में बैठाया जाएगा। वो मेरी गलती रही। जब मैं दिल्ली से लौट के आया तो मैं आधा अधूरा था कि लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। तो यही हमारा बगल में जो रिसोर्ट है, इसी में इकट्ठा हो गए जो मोस्टली हमारे समर्थक थे। उन्होंने कहा नहीं लड़ना है, लड़ना है तो फिर लड़ गए। तो भाजपा से अनुशासनहीनता में निष्कासित हो गए 6 साल के लिए। 6 साल पूरे हुए, पिछले पार्लियामेंट के पहले हमको वापस ले लिया गया। अच्छा, एक मामला हुआ 2009 में, आप बीजेपी ऑफिस में घुसकर किसी को आपने धमकी दी थी? नहीं, वो देखिए, विरोधी लोग ये सब षड्यंत्र किया करते हैं, राजनीति में होता है अपना लाभ पाने के लिए। हम बीजेपी ऑफिस में भी नहीं गए थे, हम तो बाहर खड़े थे। अब चूंकि रोड पे ही ऑफिस था, वो बगल में महावीर हलवाई की दुकान थी, राधे श्याम गुप्ता जी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वहाँ एक ब्राह्मण समाज का लड़का था, उसको हमने बुलाया इधर, यहाँ आओ। उससे हमने यही कहा, हमने कहा हमने इतनी मदद की इस मसले में, इतनी तुम्हारी वो किया, तुम यार इस तरह कर रहे हो। सभी कोई करता है राजनीति में। उस समय हम बीएसपी में थे तो हम बीएसपी की बात करते थे। तो हमने उसको बुलाया और थोड़ा तल्ख शब्दों में उससे हमने कहा था, हमने कहा ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। उसका बात का बतंगड़ बना करके मुकदमा लिखवा दिया गया भाई, लिखवा दिया गया। बाद में सॉर्ट आउट भी हो गया, बात साफ हो गई। लेकिन वो झूठा प्रचार था। देखिए, मीडिया के शिकार हम बार बार हुए हैं। फतेहपुर जनपद की मीडिया क्या है आप अच्छी तरह से जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। आगे का क्या प्लान है? कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? किस पार्टी से? पार्टी टिकट देगी, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं दी तो नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे। कंफर्म है इस बार? 100% कंफर्म है, लड़ाएंगे। जो जिसको भी देगी टिकट उसको लड़ाएंगे, जिताएंगे। आपके विरोधी दे दी तो? विरोधी कोई है ही नहीं, राजनीति में कोई विरोधी होता है क्या? जैकी जी से कैसे संबंध है अब आपके? नहीं, हमारी छात्र जीवन से कभी उनसे दुआ सलाम भी नहीं रही। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपके घर गोली चली थी, वो क्या मामला था? पता नहीं, हमको जहाँ कहना था हमने उन सभी जो है सभी जगह हमने एप्लीकेशन पहुँचा दी, बात पहुँचा दी। अच्छा, अब मेरे लास्ट कुछ सवाल बचे हैं, उन्हीं में से एक है कि योगी जी पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि ठाकुरवादी हैं, ब्राह्मणों का बीजेपी में सम्मान नहीं है। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। योगी जी हिंदुत्ववादी नेता हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो जो करते हैं ठीक करते हैं। चलिए इसको आसान कर देते हैं। ब्राह्मणों की क्या इस समय भाजपा में स्थिति है? सही है कि नहीं, ब्राह्मणों की स्थिति ठीक है। जो लोग जिसके हकदार हैं उनको मिला हुआ है। ब्रजेश पाठक जी हमारे ब्राह्मण समाज के सर्वमान्य नेता हैं इसमें उत्तर प्रदेश में, और काफ़ी वो एग्रेसिव होकर समाज का काम भी करते हैं। अच्छा, यूजीसी पर आपके क्या विचार है? यूजीसी तो गलत है। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है उसको स्टे कर दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। अब चलते हैं रैपिड फायर में। इसमें आपको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। फेवरेट मूवी? हम देखी नहीं कभी। फेवरेट सॉन्ग? वो भी ज्यादा शौक नहीं। कभी सुना हो कोई? एक दो तो सुने ही होंगे। गजल सुनते थे और गजल छात्र जीवन में गाते थे। कौन सी, किसकी?
अब मुझे ये तो नहीं किसकी है, दोस्त बन करके भी नहीं साथ निभाने वाला, ऐसा कुछ है। ठीक है चल, मुझे वही मैं गुनगुनाया करता था, बाकी मुझे कोई हीरो अच्छा लगता है, फेवरेट हीरो? फेवरेट तो हमारे धर्मेंद्र जी थे। फेवरेट हीरोइन? हेमा मालिनी जी, रेखा जी। फेवरेट लीडर? फेवरेट लीडर तो मोदी जी हैं। पूर्व में? पूर्व में अटल जी, इससे बड़ा अच्छा नेता कौन सा हो सकता है? फेवरेट फूड? फूड, आग में भुना हुआ कुछ भी। अच्छा, रोटी हो, चूल्हे में? हाँ चूल्हे में रोटी हो, चना का होला हो, मटर का होला हो, मूंगफली हो, आलू हो, सबसे मुझे पसंद। फेवरेट प्लेस जहाँ घूमना अच्छा लगता हो? कैंची धाम। फेवरेट सिटी? कानपुर। कानपुर में फेवरेट जगह? मोती झील। फतेहपुर में फेवरेट लीडर? साध्वी जी। अच्छा, अब लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं जी। इसमें हम कुछ लोगों का नाम लेंगे, आपको उनके बारे में ओपिनियन बताना है अपना। जी जी। लेकिन कम शब्दों पे। हाँ हाँ। ब्रजेश पाठक? अच्छे राजनीतिक नेता। साध्वी निरंजन ज्योति? संत स्वभाव। आशीष मिश्रा? होशियार आदमी। अच्छा, धुन्नी सिंह? अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, राजेंद्र पटेल? नो कमेंट। योगी आदित्यनाथ? हिंदूवादी नेता। नरेंद्र मोदी? विश्व के नेता। चंद्रशेखर रावण? बात मत करो। मायावती जी? कुशल प्रशासन। नरेश उत्तम? समाजवादी। ये तो आप उनके पद बता दिए, ओपिनियन बताना है। समाजवादी चरित्र। अभी ओपिनियन नहीं आया विधायक जी। कैसे पूछना चाहते हैं? अच्छा, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये पेन है, ये क्या है, तो मैं बोलूंगा इससे लिख बता सकते रहा हैं। समाजवादी चरित्र के व्यक्ति हैं, अच्छे आदमी। अच्छा, ये है अच्छे आदमी, इस तरह का। इस समाजवादी चरित्र में आ जाता है। जय कुमार जय की? नो कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी सरलता से बेबाकी से सरल प्रश्न को उत्तर दिया। एक बार यूथ के लिए कोई संदेश दे दें। युवाओं को आगे आना चाहिए और पार्टी का काम करो, लेकिन युवकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत किसी राजनीतिक आदमी की चमचागिरी करके अपना भविष्य न बर्बाद करें। राजनीति करिए, खुद अपने पैरों पर खड़े होइए और राजनीतिक लोगों का हथियार मत बनिए, यही संदेश है। एक बार रिज ऑन एयर को लाइक शेयर फॉलो करने को बोल दीजिए। और रिज ऑन एयर, रिज ऑन एयर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।